हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो हिंदी शिक्षण विधियों की जो प्रश्नोत्तरी वाली सीरीज चल रही है, आज उसका हमारा ये रीट जो क्वालिफाई एग्ज़ाम है उससे पहले का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद में जो वीडियो आएंगे वो एग्ज़ाम के बाद में आएंगे, मेन एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये 20 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो इस प्रकार से है कि कौन सा एक सोपान आगमन विधि में नहीं होता है। जो ये प्रश्न है आगमन विधि और निगमन विधि के सोपान, इस तरह का प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं ये उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, तुलना और विश्लेषण। तो आइए देखते हैं आगमन विधि में कौन सा नहीं होता है। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो ये सोपान तो आगमन विधि में होगा। उसके बाद में उन उदाहरणों का विश्लेषण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तो तुलना और विश्लेषण। ये यहाँ पर निरीक्षण भी लिखा हुआ हो सकता था, तो वो भी ठीक है। तो ये इसका दूसरा सोपान हो गया, तुलना और निरीक्षण। इसके बाद में तुलना करने के बाद में या निरीक्षण करने के बाद में अपन एक सामान्य नियम निकालते हैं, तो उसको कहते हैं सामान्यीकरण। और नियम निकालने के बाद में इसका जो अंतिम सोपान होता है वो होता है प्रयोग का, यानी जो हमने नियम निकाला है उसके आधार पर बाकी के प्रश्नों को सरल करना, ये इसका अंतिम सोपान होता है। तो जो प्रत्यक्षीकरण है ये इसका सोपान नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका जो नहीं होता है तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रत्यक्षीकरण। तो ये थे आगमन विधि जिसके 4 सोपान होते हैं। पहला उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में उन उदाहरणों की तुलना या विश्लेषण या उनका निरीक्षण करेंगे कि ये जो उदाहरण है कौन से एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और जो पैटर्न होगा वही अपना सामान्यीकरण होगा या वही अपना सूत्र होगा। तो वो हो गया सामान्यीकरण। और सूत्र आने के बाद में, सामान्यीकरण करने के बाद में हम उस सूत्र पर आधारित कई सारे प्रश्न करते हैं जिसको कहते हैं अंतिम सोपान प्रयोग। तो यहाँ पर प्रयोग की जगह प्रत्यक्षीकरण दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस सूत्र का प्रयोग आगमन विधि में नहीं होता है। तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर चलेगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं चलेगी। ये निगमन विधि का सोपान है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, क्योंकि जो उदाहरण होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है और जो नियम होता है वो अपने आप में सामान्य होता है। तो ये कुछ इस तरह की बात हो गई। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण। बिल्कुल ये जो आगमन विधि है विश्लेषण से संश्लेषण, विशिष्ट से सामान्य, सरल से कठिन और उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा सामान्य से विशिष्ट। ये वाला निगमन विधि का सोपान हो गया। अगला प्रश्न हमारा वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है अनुकरण, निगमन, आगमन और सूत्र विधि। बहुत आसान प्रश्न है। जो वाचन शिक्षण होता है वो अनुकरण के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है अनुकरण। अब जो अनुकरण में जो वाचन होता है, अनुकरण हमने पढ़ा है 3 प्रकार का होता है, लेखन, वाचन और रचना। जो वाचन अनुकरण होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो पहले शिक्षक करता है वो आदर्श वाचन होगा, और उसके बाद में विद्यार्थी करेंगे वो अनुकरण वाचन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक व सूत्र प्रणाली का संबंध किस विधि से है जो एक प्रकार से उस विधि के रूप में माने जाते हैं। यानी इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक और जो सूत्र प्रणाली है, ये 2 प्रणालियां हैं, ये किस विधि के उपभाग है। आगमन विधि के, सैनिक विधि के, निगमन विधि के या समवाय विधि के। सैनिक विधि का कोई उपभाग नहीं होता है। उपभाग केवल आगमन विधि और निगमन विधि के होते हैं, 2-2। आगमन विधि का होता है प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली, और जो निगमन विधि का होता है वो होता है पाठ्य पुस्तक प्रणाली और सूत्र प्रणाली। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा निगमन विधि। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारी ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। जीवन केंद्रित शिक्षा फ्रोवेल ने दी थी, सामंजस्यीकरण की शिक्षा जॉन डेवी ने दी थी, समप्रत्यय शिक्षा जिल्लर ने दी थी, और बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने दी थी। इनमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। बेसिकली ये प्रश्न पूछा गया है वो समवाय विधि से पूछा गया है। समवाय विधि जो है वो सभी जो विधियां हैं ना, उनका सभी की जो अच्छी बातें हैं, या अपन ये कहें कि उनके जो मुख्य गुण हैं उनको सम्मिलित रूप से एक विधि बनाई गई है जिसको समवाय विधि कहते हैं। और उस समवाय विधि के ये जितने भी ये दे रखे ऑप्शन, ये इसी के उपभाग है। तो जीवन केंद्रित शिक्षा फ्रोवेल ने दी थी, ये बिल्कुल सत्य कथन है। सामंजस्यीकरण शिक्षा जॉन डेवी ने दी थी, जो प्रयोजनवाद के जनक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने दी थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन अपने को बताया कि जो समप्रत्यय निर्माण की जो शिक्षा है वो J.F. हर्बर्ट ने दी थी, जिलर ने नहीं दी थी। तो यहाँ पर इसका जो पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, वो अपना होगा से समप्रत्यय शिक्षा जिलर। समप्रत्यय शिक्षा किसने दी थी, J.F. हर्बर्ट ने, जबकि जिलर ने केंद्रीकरण का सिद्धांत दिया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा कब दी थी? ये तो तथ्यात्मक प्रश्न है, सबको याद होगा। 1935 महाराष्ट्र के वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी थी। और फिर जो इनकी ये अवधारणा थी उस पर जो कार्य किया था विस्तार रूप से, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था 3 या 4 वर्षों तक। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी का मानना था कि एक व्यक्ति को इस तरह की शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए कि बड़ा होकर वह नौकरी के पीछे नहीं भागे बल्कि किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य चुन ले। ये विचार कहलाता है। तो ये विचार किसका है? सीधा अपन बात करते हैं, ये कहाँ से प्रेरित है? जीवन केंद्रित शिक्षा से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन से, जीवन केंद्रित शिक्षा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं, शायद हो सकता है अपने काम का हो या अपने जीवन से संबंधित हो। अच्छा, इसमें बुनियादी शिक्षा दे रखा है, तो गांधी जी का जो विचार था वो बुनियादी शिक्षा पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बे, बुनियादी शिक्षा से प्रेरित। एक बार दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न। मुझे लग रहा है गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही है जिसका शायद हमें भी फॉलो करना चाहिए, कि गांधी जी का मानना था कि एक व्यक्ति को इस तरह की शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए जो बड़ा होकर वह नौकरी के पीछे नहीं भागे बल्कि किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य चुन ले। ये बात कही थी उन्होंने 1935 वर्धा सम्मेलन महाराष्ट्र में। और आज इसको लगभग 85 साल होने का है, लेकिन अपने ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने को नौकरी के पीछे जाना चाहिए या अपना उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जिसमें अपनी रुचि हो, हम अपना भविष्य बना सके। तो काफ़ी अच्छी बात कही थी, ये बुनियादी शिक्षा से प्रेरित और इसी पर आधारित उन्होंने जीविका जीने के लिए चरखा चलाना या चरखा चलाने का अभियान चलाया था अपने साबरमती आश्रम से। अगला, हाँ, बाकी की जो ये है ना, ये जीवन केंद्रित शिक्षा और सामंजस्य से प्रेरित शिक्षा, ये भी अपन इसी का पार्ट मान सकते हैं। तो अपना जो इसका बिल्कुल जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा बुनियादी शिक्षा, जो कि एक तरह से जीवन केंद्रित शिक्षा ही होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मेज या दराजों के चारों ओर बैठे विद्यार्थी यह व्यक्ति जब शिक्षक से नियंत्रित वातावरण में स्वाध्याय करते हैं तो ये कहलाता है। मतलब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि शिक्षक सामने बैठेगा और उसके सामने मेज या कुर्सियों पर कई सारे विद्यार्थी बैठकर अध्ययन करते हैं, तो ये विधि कौन सी कहलाती है? वाचन उपागम, अनुकरण उपागम, सामाजिक उपागम या पर्यवेक्षित उपागम? पहला और दूसरा ऑप्शन होगा नहीं इसका। अब अपने को देखना है सामाजिक और पर्यवेक्षित में कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दे, पर्यवेक्षित उपागम। ये पर्यवेक्षित जो विधि थी ये दी थी जॉन डेजी मोरवेल ने, इसी को पर्यवेक्षित विधि कहते हैं। और जो ये पर्यवेक्षित विधि की जो परिभाषा है वो दी थी बाइनिंग एंड बाइनिंग है। तो ये परिभाषा है बाइनिंग एंड बाइनिंग की, जो कि पर्यवेक्षित विधि के द्वारा के लिए दी गई है। ये विधि स्वाध्याय के लिए काम में आती है, जिसमें शिक्षक सामने बैठा रहता है और विद्यार्थी उनके चारों तरफ बैठे रहते हैं। साथ ही ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अपने को देखना है, छांटना है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, शिक्षक या फिर विधि। आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वैसे तो शिक्षक ही लग रहा होगा हमें, शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो अब पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या में, वैसे अपने को पता है कि पाठ्यक्रम जो होता है ना पाठ्यचर्या का ही भाग होता है, तो इसका ये भी नहीं होने वाला। अब अपने को देखना है कि पाठ्यचर्या या विधि में से महत्वपूर्ण कौन है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम और सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या भी तब तक मर्थप्राय है जब तक कि उसके लिए कोई एक अच्छा शिक्षक नहीं हो। तो इस हिसाब से तो अपने को ये शिक्षक महत्वपूर्ण लग रहा है। लेकिन इसी परिभाषा को कंटिन्यू या आगे बढ़ाते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है कि तब तक भी क्या होगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा या मर्थप्राय होगा जब तक कि शिक्षक के पास एक सर्वश्रेष्ठ विधि ना हो। तो यहाँ पर बात हो रही है विधि की, तो सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परिभाषा है कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या भी तब तक मर्थप्राय है जब तक कि उसके लिए कोई एक शिक्षक नहीं हो और उस शिक्षक के पास में भी एक सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं हो। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो विधि होती है कक्षा कक्ष या शिक्षण के दौरान। अगला प्रश्न है हमारा, अनुकरण के माध्यम से कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं? तो अनुकरण विधि के द्वारा सभी कौशल विकसित किए जा सकते हैं, ग्राह्य कौशल भी और अभिव्यंजना कौशल भी। या इसमें ये यूं लिखा होता कि चारों कौशलों का नाम अलग अलग दे दिया जाता है और वहाँ कहा जाता है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल चारों कौशलों का जो विकास होता है वो किसके द्वारा हो सकता है? अनुकरण विधि के द्वारा। तो उनमें से 2 ग्राह्य कौशल है, 2 अभिव्यंजना कौशल है, तो अपना आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई विधियों में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उत्तम विधि है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी? संवाद विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि। अच्छा, अपन इसमें एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता है।
जब अपन सीधा अगर अपने को आंसर याद नहीं होता है, पता नहीं होता है, तब ये एलिमिनेशन मेथड बहुत काम का होता है। इसमें अपन उन ऑप्शन को डिलीट करते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो छोटे बालकों की बात हो रही है, छोटे बालक खोज नहीं करेंगे, खोज करने में असमर्थ होते हैं, तो ये बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। व्याख्यान विधि, व्याख्यान बड़े बच्चों को दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। संवाद, संवाद बड़े बच्चों से किया जाएगा, छोटे बच्चे संवाद नहीं कर पाएंगे, तो ये भी यहाँ नहीं होगा। तो फिर बच्चा कौन सा? ऑप्शन बे, आगमन विधि। जी हाँ, आगमन विधि जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, जबकि जो निगमन विधि है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विधि है जो अनिवार्य रूप से सभी भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर काम में ली जाती है? आइए देखते हैं ऑप्शन। व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, समवाय विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो अपने को पता है कि जो भाषा सीखी जाती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बे, अनुकरण विधि। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी विधि में भाव स्पष्ट करते हुए सिखाने का प्रयास किया जाता है? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक भाव स्पष्ट करते हुए सिखाने का प्रयास करता है? अनुवाद विधि में, द्विभाषी विधि में, सूत्र विधि में या पर्यवेक्षित विधि में? जो पर्यवेक्षित विधि होती है उसमें तो बालक स्वाध्याय करते हैं, शिक्षक का काम केवल उनका ध्यान रखना है, तो ये तो होगा नहीं। सूत्र विधि और अनुवाद विधि हमने देखा है कि इसमें भाव स्पष्ट करने वाली कोई बात नहीं होती है, तो भाव स्पष्ट करने वाली बात होगी द्विभाषी विधि में, जो कि सीजे डॉर्सन ने दी थी, जिसको अंग्रेजी में बाइलिंगुअल मेथड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से संबंधित वाचन का उदाहरण है? अच्छा, वाचन से संबंधित कौन सा है? मौन वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन या द्रुत वाचन? यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि शिक्षक से संबंधित वाचन का उदाहरण कौन सा है, तो शिक्षक से संबंधित ध्यान रखना, प्रश्न में थोड़ी सी मिस टाइपिंग है। शिक्षक से संबंधित वाचन का उदाहरण कौन सा होगा? तो शिक्षक जो भी वाचन करेगा उसको आदर्श वाचन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक से संबंधित वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिकर्मित अनुदेशन विधि से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? अभिकर्मित अनुदेशन विधि क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से निर्मित मानी जाती है। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को देने वाले थे B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर ने 1954 में ये अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किया था, और इसमें तत्परता का, लघु सोपानों का और स्वगति का सिद्धांत सभी सम्मिलित होते हैं, तो इसका अपना राइट आंसर होने वाला है ये सभी ऑप्शन ड है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत कब से हुई? अभी मैंने बताया कि अभिकर्मित अनुदेशन का जन्म 1954 में B.F. स्किनर के द्वारा किया गया था, जबकि भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई? 1966-67 से। बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न है। हालांकि इसका आगमन भारत में 63-64 में हो चुका था, 1963-64 में, लेकिन इसका व्यवस्थित प्रयोग या इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है हमारा, अनुकरण परिस्मरण विधि का अन्य नाम क्या है? अनुकरण परिस्मरण विधि, आइए देखते हैं। श्रवण भाष्य विधि, सैनिक विधि, स्मरण भाष्य विधि। अगर इसका किसी को पता नहीं हो तो इन शब्दों के आधार पर भी अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये जो नीचे वाले हैं ये सभी इसके उपनाम हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। ये जो अनुकरण परिस्मरण विधि है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका में प्रयोग में ली गई थी उनके सैनिकों को दूसरी भाषा सिखाने के लिए। बाद में ये जो है ना ये शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होने लग गया, इसीलिए इस विधि को सैनिक विधि भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सैनिकों को दूसरी भाषा सिखाने के लिए मौखिक रूप से, हालांकि इसको मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौखिक रूप से 15-20 शिक्षकों का, वो विद्यार्थियों का एक समूह बना लिया जाता है और उनमें आपस में वाद विवाद करवाया जाता है लक्ष्य भाषा में, जो भाषा अपने को सिखानी हो। और एक प्रोग्राम चला था ASTP, आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसी के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है हमारा, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है? गद्य शिक्षण जिसमें क्या आता है? कहानी आती है, नाटक आता है, एकांकी आती है, ये सारा अपना गद्य शिक्षण कहलाता है, जबकि जो कविता वाला पोर्शन होता है वो पद्य शिक्षण कहलाता है। तो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ध्वनि वर्ण, शब्द या वाक्य शुद्धता, शब्द या सुक्ति भंडार विकास, सहस्वर या मौन वाचन का विकास। तो अपने को पता है कि गद्य शिक्षण में इन सभी का विकास होगा, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, गद्य का शाब्दिक अर्थ है? बोलना या कहना, स्पष्ट कहना, बताना या जताना या उपयुक्त सभी। लग तो ऐसे रहा है कि अपन उपयुक्त सभी को हमारा आंसर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। गद्य का शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट कहना, ध्यान रखना इस बात का। तो अपना उत्तर होने वाला है ब, स्पष्ट कहना, गद्य का शाब्दिक अर्थ।
अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस विधा का शिक्षण आत्म अभिव्यक्ति की अभिव्यंजना को प्रबल बनाता है। यानी इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी विधा का जो शिक्षण अपन बच्चों को करवाएं जिससे उनकी जो खुद की अभिव्यक्ति है उसको वो स्पष्ट रूप से कर पाए, यानी अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रख पाए। तो वो कौन सी विधा होगी? गद्य शिक्षण होगा, पद्य शिक्षण होगा, सरल शिक्षण होगा या कहानी शिक्षण होगा। तो ये जो सरल और ये कहानी शिक्षण है ना, ये गद्य शिक्षण के ही भाग हैं। तो अब अपने को ये देखना है कि गद्य शिक्षण की बात हो रही है या पद्य शिक्षण की। तो मौखिक अभिव्यक्ति किस में करते हैं अपन? जो साधारण बातें होती है वो गद्य में ही होती है। जैसे स्टोरी हुआ, किसी कविता के माध्यम से तो हम अपन हमारे विचार प्रकट नहीं कर पाते। केवल जो कवि होता है वही केवल कविता के माध्यम से अपनी बातें कहता है। बाकी एक आम इंसान के लिए कविता के माध्यम से अपनी बातें कहना बिल्कुल असंभव है, वो बिल्कुल साधारण भाषा में कहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, गद्य शिक्षण। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए हैं। लगभग हमने अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर 100 प्रश्नों की बात की है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। और अब हम मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के बाद में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।